आज की कहानी झांसी जिले की है। यह घटना सन 2025 की है। झांसी जिले के टोडी फतेहपुर थाना क्षेत्र में एक गांव है किशोरपुर। 13 अगस्त की सुबह गांव का ही किसान विनोद पटेल रोज की तरह महोबा रोड के पास अपने खेत की देखभाल करने गया था। खेत पर पहुंचते ही उसे अचानक तेज बदबू महसूस हुई। बदबू कहां से आ रही है, यह जानने के लिए उसने चारों तरफ तलाश शुरू की। खोजते खोजते वह एक कुएं के पास जा पहुंचा। जब उसने कुएं में झांका तो पानी में दो बोरियां तैरती हुई दिखीं। विनोद ने फौरन गांव के लोगों को इसकी खबर दी। थोड़ी ही देर में गांव वाले वहां जमा हो गए और तुरंत पुलिस को भी सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और बोरियां बाहर निकलवाई गईं। जैसे ही उन्हें खोला गया, अंदर से एक महिला के शरीर के टुकड़े मिले। पहली बोरी में गर्दन से लेकर कमर तक का हिस्सा था और दूसरी बोरी में कमर से लेकर घुटनों तक का हिस्सा मिला। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उस महिला के दोनों हाथ, दोनों पैर और सिर पूरी तरह गायब थे। यह खौफनाक वारदात सामने आते ही पूरे गांव में सनसनी फैल गई। पुलिस के सामने यह एक बड़ा ब्लाइंड मर्डर केस बन चुका था। शव के कई हिस्से गायब होने की वजह से पहचान कर पाना बेहद मुश्किल था और हत्या का रहस्य और भी गहरा हो गया। लाश की हालत देखकर पुलिस को साफ समझ आ गया कि कत्ल बहुत ही बेरहमी से किया गया है। पहचान छिपाने के लिए सिर और पैर काट दिए गए थे। यही वजह थी कि मृतका की शिनाख्त करना बेहद कठिन हो गया। सुराग जुटाने के लिए पुलिस ने आसपास के 100 से ज्यादा गांवों में पूछताछ की और 200 से भी अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल डाली। पुलिस ने अज्ञात हथियारों के खिलाफ हत्या और सबूत मिटाने का मामला दर्ज कर लिया और आसपास के थानों को भी खबर भेजी ताकि हाल ही में गुम हुई महिलाओं की जानकारी से मिलान किया जा सके। पुलिस ने अंदाजा लगाया कि शव की उम्र तकरीबन 33 से 35 साल के बीच की होगी। कपड़ों और गहनों के आधार पर सोशल मीडिया पर पोस्टर जारी किए गए, लेकिन लगातार 5 दिन तक कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा। फिर आखिरकार पुलिस की मेहनत रंग लाई। 1000 से भी ज्यादा चिपकाए गए पोस्टरों में से एक पोस्टर देखकर मृतका का भाई दीपक यादव पुलिस तक पहुंचा। उसने शक जताया कि कुएं से मिला शव उसकी बहन रचना यादव का हो सकता है। दीपक ने पुलिस को बताया कि रचना कई दिनों से घर नहीं लौटी थी और उसका फोन भी लगातार बंद आ रहा था। पुलिस ने उसे कुएं से मिले कपड़े और गहने दिखाए। दीपक ने तुरंत उनकी पहचान कर ली और यकीन हो गया कि यह शव उसकी बहन का ही है। इसके बाद रचना का मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लगाया गया। जांच में सामने आया कि रचना की अक्सर बातचीत पूर्व ग्राम प्रधान संजय पटेल से होती थी। जब पुलिस उसे तलाशने पहुंची तो वह घर से गायब मिला। शक और गहराया, दबिश दी गई और आखिरकार संजय को गिरफ्तार कर लिया गया। शुरुआती पूछताछ में उसने टालमटोल करने की कोशिश की, लेकिन सबूतों के दबाव में संजय टूट गया। उसने मान लिया कि शव रचना यादव का ही है और उसी ने उसकी हत्या की साजिश रची थी। इस साजिश में उसका भतीजा संदीप पटेल और साथ ही प्रदीप अहिरवार भी शामिल थे। पुलिस ने तेजी दिखाई और संदीप को भी पकड़ लिया। पूछताछ में संजय और संदीप दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और पूरी साजिश खोल दी। लेकिन तीसरा आरोपी प्रदीप अहिरवार लंबे समय तक पुलिस की पकड़ से बाहर रहा। उस पर 25,000 का इनाम घोषित कर दिया गया। लगातार दबिश के बाद आखिरकार आधी रात को दुगारा के पास पुलिस और प्रदीप का आमना सामना हुआ। रोकने पर उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली उसके दाहिने पैर में लगी और घायल हालत में उसे दबोच लिया गया। उसके पास से असलाह और गोलियां बरामद हुईं। इस तरह रचना यादव हत्याकांड के तीनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आए और तीनों ने जुर्म कबूल कर साजिश का राज खोल दिया। कहानी यहीं से और खुलती है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के चंदेरा गांव की रहने वाली रचना यादव की पहली शादी गांव में ही हुई थी। पहले पति से उसके 2 बच्चे भी थे। शुरुआत में सब ठीक रहा, लेकिन करीब 5 साल बाद पति पत्नी के बीच झगड़े बढ़ गए और रचना मायके लौट आई। यहीं उसकी जिंदगी में नया मोड़ आया। झांसी के महोबा गांव का शिवराज यादव उसकी जिंदगी में आया। नजदीकियां बढ़ीं, शादी हुई और रचना महोबा आकर बस गई। लेकिन कुछ ही समय बाद शिवराज की मौत हो गई। इसके बाद रचना ने शिवराज के बड़े भाई पर दुष्कर्म और हत्या की कोशिश का केस दर्ज कराया। मामला पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया। धमकियां मिली, मानसिक दबाव डाला गया, लेकिन रचना हिम्मत दिखाकर अदालत जाती रही। इसी दौरान उसकी मुलाकात तत्कालीन ग्राम प्रधान संजय पटेल से हुई।
कठिनाइयां देखकर संजय उसके करीब आया। नजदीकियां बढ़ीं, रिश्ता शारीरिक संबंधों तक पहुंचा और दोनों लिव इन में रहने लगे। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे रचना ने संजय पर शादी का दबाव डालना शुरू कर दिया। संजय पहले से शादीशुदा था। वह टालता रहा, मगर रचना अड़ी रही। धमकी देने और ब्लैकमेल करने तक बात पहुंच गई। बढ़ते दबाव से परेशान संजय ने एक खौफनाक योजना बनाई। 9 अगस्त 2025 को उसने रचना को मिलने के लिए बुलाया। रचना को अंदाजा तक नहीं था कि यह मुलाकात उसकी जिंदगी की आखिरी मुलाकात साबित होगी। तय जगह पर संजय का भतीजा संदीप और करीबी साथी प्रदीप पहले से मौजूद थे। बातों बातों में फंसाकर तीनों ने रचना पर हमला कर दिया। रचना ने पूरी कोशिश की, लेकिन उसे बेरहमी से काबू कर लिया गया और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद शव के 7 टुकड़े किए गए। सिर और दोनों पैर काटकर लखेरी नदी की गहराई में फेंक दिए गए ताकि पहचान न हो सके, जबकि धड़ के हिस्सों को 2 बोरियों में भरकर गांव के ही पुराने कुएं में डाल दिया गया। मंसूबा साफ था, पुलिस पहचान न कर पाए और मामला वहीं दब जाए। लेकिन अपराधी चाहे कितने ही चालाक क्यों न हों, कानून के शिकंजे से बच नहीं सकते। पुलिस की पड़ताल की परतें खुलती चली गईं और आखिरकार संजय पटेल, संदीप पटेल और प्रदीप अहिरवार का खौफनाक सच सामने आ गया। आज तीनों आरोपी जेल की सलाखों के पीछे बंद हैं और मामला अदालत में विचाराधीन है। अब फैसला अदालत ही करेगी कि इस सनसनीखेज और बेरहमी से अंजाम दिए गए कत्ल के गुनहगारों को क्या सजा मिलेगी। तो दोस्तों, आपने देखा कैसे एक मासूम औरत की जिंदगी लालच, धोखे और हवस की भेंट चढ़ गई। तीनों आरोपी अब जेल की सलाखों के पीछे हैं और अदालत ही तय करेगी कि उन्हें क्या सजा मिलेगी। लेकिन इस खौफनाक वारदात ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि अपराध चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, सच सामने आ ही जाता है। इसलिए दोस्तों, सावधान रहें, सतर्क रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।